आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज संपन्न हो गया। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें नजर आए। जिस घाटी में 370 हटने के बाद तिरंगे को थामने वाले हाथ न मिलने की बात कही जाती थी, शोर होता था, वहां से आज आवाम ने लोकतंत्र में आस्था का एक बड़ा संदेश पूरे देश को दिया। ये लंबी लंबी कतारें बुलेट पर बैलेट की जीत की गवाही हैं। ये तस्वीरें जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के सपने को साकार कर रही हैं। घाटी में आवाम आज अपने कल का फैसला करने के लिए लाइनों में खड़ी दिखी। कश्मीर के जिन इलाकों में कुछ साल पहले तक आतंकी घटनाएं आम हुआ करती थी, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, वहां आज लोगों का हुजूम मतदान में हिस्सा लेता नजर आया। यहाँ अगर हम कुलगाम की बात करें तो ये बहिष्कार का जो है घर रहता था। यहाँ मुश्किल से 1 या 2% मतदान होता था, लेकिन आज आप यहाँ कतार देख सकते हैं। एक बदलाव के लिए युवा पीढ़ी जो है बाहर आई है और कहीं ना कहीं वो मतदान करना चाहती है। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सड़क, पानी, बिजली, उसके लिए यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुँची हुई है। डेवलपमेंट के लिए पहुँची है। बेरोज़गारी जो है उससे जूझ रहे हैं यहाँ के युवा पीढ़ी, और उसके लिए वो एक अच्छे प्रत्याशी का जो है चुनाव करना चाहती है। घाटी में लोकतंत्र के पर्व में सुरक्षा का पहरा भी भारी रहा। जमीन पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही तो आसमान से ड्रोन निगरानी रख रहा था, ताकि नापाक ताकतें लोगों को उनके मतदान के अधिकार से न रोक सके। मतदान के लिए लोगों का ये जोश जम्मू कश्मीर के वोटिंग शेयर में भी नजर आया। जिस घाटी में चुनाव का बॉयकॉट होता था, वहां दोपहर होते होते ही वोटिंग का आंकड़ा 40% को पार कर गया। शाम 3 बजे तक जम्मू कश्मीर में 50% से भी ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। वोटर्स की ये भारी तादाद इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वोट डाले गए थे, तब सिर्फ 48% मतदान हुआ था। यानी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि लोकतंत्र के पर्व में जम्मू कश्मीर की आवाम मुंबई करों पर भी भारी पड़ गई। इस चौंकाने वाले आंकड़े की उम्मीद घाटी में कुछ वक्त पहले तक मुमकिन नहीं मानी जाती थी। ये वही इलाके हैं जहां पर बहिष्कार होता था चुनावों का, और ये ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है काउंट होते थे। यहाँ पर सरकार के लोग नहीं आ सकते थे, फोर्सेस के लोग नहीं आ सकते थे, बहुत पत्थरबाजी होती थी। यही रिपोर्ट पूरी हमने कश्मीर पर दिखाई भी थी, लेकिन अब यहाँ पर खुल के लोग वोट कर रहे हैं, उनमें अवेयरनेस आ गई है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद घाटी में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। वोटिंग शेयर में इजाफा घाटी की सियासत में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। बदलाव की इसी बयार में बीजेपी घाटी में कमल खिलने की उम्मीद जता रही है। किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। 370 खत्म होने के बाद घाटी में तिरंगा थामने की बात कहने वाली पीजीपी भी मान रही है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी तो बड़ी है, लेकिन साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों पर सियासी तीर छोड़ने से भी नहीं चूक रही। वहीं उमर अब्दुल्ला को कुर्सी और अपने बीच राशिद इंजीनियर नजर आ रहे हैं। हमें कहीं कहीं इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ जो यहाँ दूसरी पार्टी है वो कहीं कहीं गड़बड़ कर रही थी। मैं आज अपने पोलिंग एजेंट से मिलने गई, उनकी भी वहाँ पिटाई हुई है। तो एनसी तो गुंडागर्दी करती है, बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो आपका गुंडागर्दी का कल्चर है वो हम यहाँ थ्राइव नहीं करने देंगे। 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो गया है और अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी 2 चरण पहले चरण के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसके बाद 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने किस पर भरोसा किया है। कुलगाम से खालिद हुसैन और त्राल से अमित भारद्वाज, जी मीडिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान सियासी घमासान का रूप ले चुका है। सियासत की जंग छिड़ गई है, वार पलटवार हो रहा है। जुबान की भाषा और जुबान से निकले तीर
तीर के रूप में लगातार वापस आ रहे हैं। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बकायदा चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेताओं की शिकायत की, जिन्होंने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। एक तरफ कांग्रेस विवादित बयान से गुस्से में है, दूसरी तरफ उसके खुद के नेता विवादित बयान का जवाब विवादित भाषा में क्यों दे रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से पटना और मैदानों से पहाड़ों तक आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ चढ़ाई कर दी। बीते दिनों बीजेपी और एनडीए नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर जो विवादित बयान दिए गए, उसका गुस्सा आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर दिखाया। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से को बारिश भी ठंडा नहीं कर पाई। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कारवां ने बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच किया। गुस्सा भले ही बीजेपी नेताओं पर था, लेकिन निशाने पर पीएम मोदी को लिया गया। देखिए, तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ से डिटेन किया जा रहा है जो कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन कर रही है पुलिस, यहाँ से लेकर जाएगी। दरअसल इनको पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि आगे नहीं आना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, लेकिन आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो इनके द्वारा की गई और उसके बाद जो पुलिस है इनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बड़ी संख्या में और नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से डिटेन करके इनको थाना ले जाया जाएगा। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विवादित बयान देने वाले नेताओं का पुतला फूंका। विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल पर विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस के नेता खुद शब्दों की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। देवास में कांग्रेस नेता ने विवादित बयान देने वाले नेताओं की जुबान काट कर लाने की मांग की और बदले में इनाम की राशि 10 गुना बढ़ा दी। उनकी दादी को सरेआम हत्या की गई आतंकियों ने। उस परिवार के सदस्य को कहा जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो। एक बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक वो व्यक्ति, एक विधायक शिंदे साहब के शिवसेना गुट का कहता 11 लाख दूंगा। अरे विधायक सुन ले, 1 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन तेरी कोई जबान काट के मेरे पास ला देगा। विवादित बयानों की जंग जुबान वर्सेस जुबान पर आ चुकी है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हल्ला बोल किया, तो कांग्रेस नेता कार्रवाई के लिए कानूनी रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं। कांग्रेस ने विवादित बयान देने वाले 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 कहा, शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़, जिन्होंने राहुल गांधी की जीप के बदले 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, बीजेपी नेता तरविंदर मारवा, जिन्होंने राहुल के लिए कहा था कि तेरा हाल दादी जैसा होगा, यूपी मंत्री रघुराज सिंह, जिन्होंने रवनीत बिट्टू के विवादित बयान को दोहराया। कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो। हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का, और खास करके ये 2 प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधे उसके मामले में। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है, जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और आप चुप बैठते हो, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी देश में सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष के जो हमारे जैसे नेता है, राहुल जी जैसे नेता है, उनको जान को खतरा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करने खुद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सामने आए। जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को
एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ भी। राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन ने भले ही एनडीए के खिलाफ संग्राम छिड़ा हो, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर दबाव में आती नहीं दिख रही। दोनों तरफ से विवादित बयानबाजी जारी है, यानी आने वाले दिनों में जुबानी जंग और गर्म होने वाली है। दिल्ली से देवेश कुमार और मुंबई से अश्विनी कुमार पांडे, जी मीडिया। घोटाले की वजह से चर्चा में रहने वाला लालू परिवार एक और घोटाले में मुश्किलें में फंसता नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 अक्टूबर को 8 लोगों को समन करके बुलाया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। ईडी ने 6 अगस्त को ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें लालू यादव पर आरोप है इन्होंने लोगों से जमीन लेकर नौकरी दी और फिर जमीन अपने परिवार के नाम रजिस्ट्री करा ली। अब इस मामले में समन जारी होते ही सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष समन को साजिश बता रहा है, तो बीजेपी घोटालों पर एक्शन की बात कह रही है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट से। एक बार फिर मुश्किलों में लालू परिवार। लैंड फॉर जॉब स्कैम में समन, अब होगा एक्शन। घोटालों में घिरे लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ 8 लोगों को समन जारी करते हुए 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस केस में पहली बार तेज प्रताप यादव का भी नाम आया है। कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा कि केस में तेज प्रताप की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ईडी की जांच और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जुड़ गया है। ईडी ने 6 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 11 आरोपियों के नाम थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। पूरा परिवार लालू जी का नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, यह सर्वविदित है और जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगी। जो उन्होंने पाप किया है, गरीब नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। समन जारी होते ही इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी लालू और उनके परिवार को निर्दोष बता रही है, साजिश के तहत बनावटी केस में फंसाने का आरोप लगा रही है। लेकिन जांच एजेंसीज ने लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप लगाया है। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने 11 जोन में ग्रुप डी की बहाली में करप्शन किया था। लोगों से जमीनें और फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी। लालू यादव ने जमीनों की रजिस्ट्री अपने परिवार के लोगों के नाम कराई। इन्वेस्टिगेशन में जिन हाइपोथेटिकल इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट को कोर्ट में आप दीजिएगा सप्लीमेंट्री के रूप में, तो सम्मन होगा, पर टिकेगा कहाँ? ये क्या है लैंड फॉर जॉब? बता दे कोई हमको। आपका जमीन किसको बेचोगे? आपकी स्वच्छता है। विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने की ये पुरानी प्रवृत्ति है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, कोर्ट में गलत गलत तथ्य देके वहाँ से कोई चिट्ठी सम्मन निकलवा देना। न्यायपालिका है, हमें न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी है। लालू यादव के घोटालों पर विपक्ष फंसाने का आरोप लगा रहा है, जबकि चारा घोटाले में लालू यादव को सजा हो चुकी है और अब एक घोटाले में समन से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर को कोर्ट में आरोपियों की पेशी होनी है। अब लालू परिवार कोर्ट में पेश होगा या कोई नई कानूनी चाल चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत शाह, पटना, जी मीडिया। गणेश उत्सव के वक्त नफरत की कई तस्वीरों ने सवाल खड़े किए कि आखिर इस साजिश का जिम्मेदार कौन है, कौन करता धरता है, पर्दे के पीछे किसने खेल खेला है, किसकी नफरती सोच आम लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। गणेश पूजा के साथ सामने आए हिंसा ने आने वाले त्योहारों के लिए बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है और इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है।
मंदिरों को निशाना, भगवान की मूर्तियों से तोड़फोड़, धार्मिक जुलूस से नफरत, हिंदू समुदाय से साजिश। देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन त्योहारों के साथ साथ साजिश की एक नई सोच भी निकलकर सामने आई है। पूजा पंडालों और हिंदू जुलूसों को एक समुदाय विशेष के शरारती तत्व लगातार टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह साजिश के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक धार्मिक आयोजन में पत्थरबाजी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस तरह का नया शरारती प्रयोग शुरू किया है और इस तरह की हरकतों ने दशहरा और रामलीला जैसे आयोजनों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा पर शहर शहर पथराव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्थरबाजी पर बड़ा बयान दिया। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी, वहीं पर पत्थरबाजी हो रही है। गणेश विसर्जन में कल भिवंडी हो या बुल्डाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है वहां वहां बुल्डाना और भिवंडी बना हुआ है। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने इस पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह जी को पूरी हकीकत नहीं होती, ताजियों पे भी होता है, दशहरे में भी होता है, खबरें आती हैं जब कांवड़ जाते हैं तो उन पे भी होता है, इसमें भी होता है। जो करते हैं वो दोषी है, लेकिन अब गिरिराज सिंह जी की नौकरी यही है कि यही बोला करो तो वो बोल जाते। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की हरकतों को दंगा करने वालों की निराशा बताया। आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय में नफरत फैलाने की कोशिश सालों से होती आई है और इस बार भी कुछ असामाजिक लोग पूरी कौम को भड़काकर देश में नफरत और हिंसा का कारोबार करने की साजिश बुन रहे हैं और ऐसे तत्वों से हर कौम और हर धर्म को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर प्रयागराज से, जहां जामिया हबीबिया मदरसा पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं में क्यों है। पहले यहां से नकली नोट और नकली नोट बनाने की मशीन बरामद हुई थी और फिर नफरती साहित्य जब्त किया गया था। पिछले एक महीने से इस मदरसे पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। आज नोटिस की मियाद भी खत्म हो गई। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा चुका है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, अब मदरसे पर आगे क्या कार्रवाई होगी। जहां मिली नकली नोटों की टकसार, जहां दी जाती थी जहरीली तालीम, प्रयागराज के उस मदरसे पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई। पहले इस मदरसे को बुलडोजर से गिराने की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल पीले पंजे पर सुप्रीम कोर्ट का पहरा है, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर मदरसे का भविष्य क्या होगा। क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से मदरसे में चस्पा नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई है। कोई भी मदरसे का जो जिम्मेदार है वो पीडीए के अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुआ है, कोई जवाब जो है वो नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पीडीए जो है इस मदरसे के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो आगे की विधिक कार्रवाई है, उसके लिए अपनी जो कार्य योजना है वो बढ़ाएगा। कार्रवाई से पहले पीडीए ने मस्जिद को सील कर दिया था। इसके बाद एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें इस मस्जिद को खरीद, बिक्री और किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई गई है। एक्शन से पहले मदरसे के 70 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। मदरसा कमेटी के 12 सदस्य और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर भेज दिया गया है।
दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण को इस मदरसे में अवैध निर्माण मिला है। मदरसे का निर्माण बिना नक्शा पास किए हुए किया गया था। अवैध तरीके से 3 मंजिला इमारत खड़ी की गई। अब तक की जांच में 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण भी मिला है। इस मदरसे पर एक्शन की शुरुआत तब हुई जब यहां से नकली नोट छापने की मशीन और नकली नोट बरामद हुए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो विदेशी फंडिंग के तार भी खुल गए। इसी मदरसे से आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाली किताब भी मिली थी। यानी गैर कानूनी काम के साथ साथ जहरीली तालीम भी दी जा रही थी। अब उसके खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा संघ की समन्वय बैठक में पहुंचे। यह बैठक सत्ता, संगठन और संघ के बीच समन्वय को लेकर हुई। बैठक रोहिणीपुरम शिक्षा संस्थान में हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा भी शामिल हुए। साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी भी शामिल हुए। सभी विषयों पर चर्चा है जी, विशेष रूप से संगठनात्मक संगठनात्मक बैठक में मतलब सामाजिक बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा है, संगठनात्मक चर्चा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने आरएसएस की बैठक में डिप्टी सीएम और मंत्रियों के शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम और मंत्री डिवाइड एंड रूल सीखने गए। आरएसएस की गतिविधियां शुरू से खराब हैं। यही वजह है कि लौह पुरुष ने पहले आरएसएस पर बैन लगा दिया था। आरएसएस कट्टरवादी संगठन है जो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है। उसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। को जब वो उनकी गतिविधियां खराब थी तो देश में बैन लगा दिया था, जिसको लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और आरएसएस जो है एक कट्टरवादी संगठन है जो जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। आज वो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से प्रदेश में लोगों को लड़ाने का काम किया जाए और अपनी राजनीतिक गोटी बिठाया जाए। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही है। संघ की बैठक पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बयान पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, संघ एक सामाजिक संगठन है और देश के विकास और सामाजिक समरसता के लिए काम करता है, इसीलिए इस तरह की बैठकें होती हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वो सामाजिक संगठन है, देश के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए काम करता है। और इसलिए जो उनके काम हैं उन कामों में पूरे देश की सहभागिता बने, सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता बने और इसके लिए इस प्रकार की बैठकें लगातार होती रहती हैं। और यहां वक्त है ब्रेक का।